नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पे नए जुड़े हैं, कृपया वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट्स तो ज़रूर कर दें, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हाँ, मेरे जो मित्र हैं वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, और लाइक्स भी करिए देखने के बाद अच्छा लगे तो। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद शुरू करते हैं। पहली शायरी सुनाया जाए। जाने क्यों वो इतना मसरूर रहता है, किराए के घर में एक मज़दूर रहता है। मुझे देखकर ये सहेली से पूछा उसने, ये पागल किसके गम में इतना चूर रहता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर था शिशु नागवंश, तो इसे नागवंश भी कहा जाता है। तो नागवंश का अगर संस्थापक पूछे तो आप बता दीजिएगा शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग जो है अवंती और वत्स को जीता था। वो कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु तो इससे पहले हर्यक वंश में था, वो शिशुनाग था। ठीक है, इससे पहले हर्यक वंश मैंने पढ़ाया था, बिंबिसार उसके शासक थे। बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु था, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन था। ठीक है, अजातशत्रु को मैंने बताया था वो प्रथम पितृहंता था, उसका जो उदयन उनका पुत्र था वो उसका द्वितीय। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। और अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो वो बिंबिसार था। ठीक है, प्रथम पितृहंता अजातशत्रु, द्वितीय पितृहंता अजातशत्रु का पुत्र उदयन। ठीक है, और वो ये भी मैंने बताया था कि काशी, कौशल और वज्जी को जीता था। इधर सबसे पहले उसने अंग को जीता था। तो ये जो है हर्यक वंश के टाइम जो है इतने राज्य जो है मगध में मिलाए गए थे। उसके बाद शिशुनाग आया। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती को और वत्स को जीत के उसे अपने मगध में मिला लिया। सब मगधी की बात चल रही है। ठीक है, जो 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध ने क्या है धीरे धीरे अखंड भारत बनाया। इससे पहले जब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, इसके बाद क्या है? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा, और नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद था, उसकी हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। ठीक है, तो बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले नंद वंश का जो संस्थापक हैं वो महापद्म नंद जी हैं। ठीक है, हाँ, शिशुनाग था। शिशुनाग का पुत्र जो है कालाशोका था। कालाशोका के हत्या हो गई, तो उसके 10 पुत्रों ने जो है शासन किया। ऐसा कहाँ मिला? तो ये बाणभट्ट की रचना थी हर्षचरित, उसमें जो है इनके 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और सबसे आखिरी जो शासक था वो नागदशक था। ठीक है, नागदशक जो था वो ये शिशुनाग के समय था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी, और हर्यक वंश जो है वहीं से समाप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ शिशुनाग वंश की जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या जो किसने कर दी थी? महापद्म नंद ने, और नंद वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ से हम चालू करते हैं अब नंद वंश के बारे में। ओह, ये तो मिट भी नहीं रहा है। आज जो 13-14 दिन से मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था कि मेरी वीडियो जो है देखने वाले बहुत कम ही लोग थे। ठीक है, तो ये मिट नहीं रहा है, इसको मिटाने के लिए दूसरी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो मिट चुका है। तो हम लोग कहाँ पे थे? नंदीवर्धन, जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। फिर नंदीवर्धन की हत्या जो है पद्म नंद ने कर दी, और फिर नंद वंश की स्थापना हो गई। किस वंश की मेरे प्यारे मित्रों? ओहो, ये क्या हो गया? किसी ने इसको भी जो है तोड़ ही डाला है। इस मार्के को ऐसे तैसे कर दिया है, फेंका जाए इसको तब।
ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था आप लोगों को। हकीकत बताऊं, जब मैं व्यूज़ देखता हूं ना तो मेरा दिल जो है टूट जाता है यार, कि जिनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं वो खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। आप के जैसे कोई भी आप स्कूल जाते हो और आप पढ़ा रहे हो और आपका कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपको क्या लगेगा यार, मेरा पढ़ाना जो है व्यर्थ है क्या, इतने कम लोग क्यों देख रहे हैं इसको, है कि नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं नंदवंश। ठीक है, नंदवंश को एक शूद्र वंश भी कहा जाता है, शूद्र वंश। ठीक है, और 344 में जो है शिशुनाग वंश का अंत हो गया था, और 344 से 324 तक, ईसा पूर्व तक या बीसी तक। ठीक है, 344 से 324 ईसा पूर्व तक जो है नंदवंश का शासक रहा, और नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्मनंद था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद था। ठीक है, और इसे बौद्ध ग्रंथ में महापद्मनंद को डाकुओं का राजा बताया गया है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में महापद्मनंद को डाकुओं का राजा बताया गया है। ठीक है, वो जैसे पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथ में महापद्मनंद को क्या बताया गया है, तो क्या बताया गया है, वो 4 विकल्प देगा, उसमें से एक रहेगा डाकुओं का। ठीक है, अब दूसरा जो है जैन ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है, ये भी जान लीजिए। जैन ग्रंथ के अनुसार महापद्मनंद को गणिका से उत्पन्न संतान बताया गया है। गणिका से उत्पन्न संतान बताया गया है। गणिका मतलब वैश्या। ठीक है, वैश्या से उत्पन्न संतान बताया गया है। ठीक है, और जो गणिका से उत्पन्न संतान होता है उसे नापित संतान कहा जाता था। ठीक है, लिख लीजिए ये भी। गणिका से उत्पन्न संतान को नापित मतलब बिना पिता के। ठीक है, नापित संतान बताया गया है। ये किस में बताया गया है? ये जैन ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और एक विदेशी यात्री था कार्टियस, विदेशी यात्री कार्टियस ने भी इन्हें नापित संतान कहा है। ठीक है, नापित संतान कहा है। ठीक है, और पुराणों में इन्हें जो है पिता क्षत्रिय और माता वैश्या गणिका बताया गया है। तो कहा गया है, लिख लीजिए भी, कि जो अगर पिता क्षत्रिय है और माता जो है शूद्र है, और उससे जो संतान उत्पत्ति होगी वो शूद्र ही कहलाएगी, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो ये भी लिख लीजिएगा।
पुराणों में इन्हें मतलब महापद्य नंद को, पुराणों में इन्हें पिता क्षत्रिय और माता शूद्र तो पुत्र शूद्र होगा, तो पुत्र शूद्र होगा। और ये जो है महापद्यनंद है, ये जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था, ठीक है, धर्मावलंबी थे, ठीक है, जैन लिख लीजिए भी, यह जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, धर्मावलंबी थे, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले। शायद इतना ही आ रहा होगा, ठीक है, तो इतना लिखिए फिर मिटाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। और उसके बाद भी आप लोगों को मैं देखता हूँ कि वो सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो पढ़ाई कम कर रहे हैं, तो सोचो कैसा लगेगा एक दो मित्र को, मेरे या मेरे मित्र जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें अपना फोकस बनाए रखना है, हमें अपना टारगेट बनाए रखना है कि 2025 में जो है हमें जो है पीसीएस जो है क्रैक करना है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में हमें बैठना है, तो हमारा ये पोर्शन बहुत ही मजबूत है, हम इसमें से एक भी नंबर का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आप पीसीएस का मेंस भी देखेंगे ना, अगर नंदवंश के बारे में पूछेगा तो आप अगर कहेगा कि 30 वर्ड्स लिखिए तो आप 30 वर्ड्स लिख लोगे, या फिर 60 वर्ड्स कहा तो 60 वर्ड्स आप लिख लोगे, ठीक है। इतना तो मैं आपको बता ही दूँगा कि आप जो है बेहतर कर पाओ वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज शाम से या कल से जो है पॉलिटी की भी, इंडियन पॉलिटी की भी एक क्लास चलेगी, 2 क्लासें चलेंगी, एक चलेगी हमारा प्राचीन भारत की, और दूसरी जो है मतलब इतिहास की चलेगी एक क्लास, और एक क्लास जो है हमारी पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, भारत की जो राज व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, वो चलेगी, ठीक है। तो इतना हो गया हो तो मिटाया जाए, आगे चलते हैं हम। अब महापद्यनंद की उपाधि देख लेते हैं। पद्यनंद की उपाधि, महापद्यनंद को, एक मिनट आवाज आ रही है, महापद्यनंद को द्वितीय परशुराम और एकराट, इनकी 2 उपाधियां बहुत बेहतरीन हैं। द्वितीय परशुराम, ठीक है। अब द्वितीय परशुराम किस लिए कहते हैं, जैसे परशुराम जी 36 बार जो बताया गया है कि 36 बार जो है वो क्षत्रियों का विनाश करते हैं, ठीक है, तो वैसे ये भी जो है क्षत्रियों का विनाशक था। और दूसरा जो है एकराट किसे कहा जाता है, तो जो चारों दिशाओं पे राज करता था पहले, पुराणों में कहा गया है, चलिए इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, ग्रंथ में जो बताया गया है, ये 4 दिशाएं होती हैं। जो पूर्व दिशाएं होती हैं उसे सम्राट कहा जाता है, ठीक है। जो पश्चिम दिशा में होता है उसे स्वराट कहा जाता है। जो उत्तर दिशा में होता है उसे विराट कहा जाता है, और जो दक्षिण दिशा में होता है उसे भोज कहा जाता है, और इन जो चारों दिशाओं पे जो राज करता है उसे एकराट कहा जाता है, ठीक है। इन चारों दिशाओं पे जो राज करता है, ठीक है, इन चारों दिशाओं पे जो राज करेगा, चारों दिशाओं पे राज करने वाले को चारों दिशाओं का राजा कह दीजिए, उसे एकराट कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो है द्वितीय परशुराम और एकराट जो है इनकी संज्ञा दी जाती है। और भी जैसे नाम हैं, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। जैसे महापद्य कहा जाता है इसे, महापद्य मतलब महान सेना या बड़ी सेना, ठीक है। और इसे महापद्यपति भी कहा जाता है, महापद्यपति,
पति। महापद्यपति पति मतलब बड़ा राजकोष, इसका राजकोष क्या था, बड़ा था, तो उसे क्या कहा जाता था, महापद्यपति। ठीक है। हाँ, और इसे कहा जाता था उग्रसेन। उग्रसेन इसे ही कहा जाता था। ठीक है। उग्रसेन का मतलब भयानक सेना या विशाल सेना, भयानक सेना। ठीक है। ये यूनानी लोग इसे कहते थे। ठीक है। यूनानी लोग इसे क्या कहते थे, महापद्यनंद को कहते थे उग्रसेन। कौन कहता था, यूनानी लोग। ठीक है। चलिए, इतना ही आ रहा होगा कि और भी आ जाएगा तो बता दें एक आध लाइन। हाँ, नीचे एक आध लाइन और बता देते हैं। ठीक है। तो नक्शा बना लिया जाए, नक्शा बना के बताया जाएगा तो ठीक लगेगा। ठीक है। आप लोग तुरंत लिख लिया करिए, और नोट्स, सबसे ज़रूरी चीज़ नोट्स बनाते रहिए। आप अपने से जो नोट्स बनाएंगे ना, वो सबसे बेहतर नोट्स होगी। मैं वैसे भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स मैं दूंगा आप सभी को, लेकिन ये पूरा ख़त्म होने के बाद दूंगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए, जितना भी करिए आप, जितने नोट्स बेहतर बनाएंगे उतने आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। कोई भी चीज़, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। वैसे 99% तो मैं लिख ही देता हूँ कि आप लोगों को कुछ जो है करना ना पड़े। ठीक है। चलिए, नक्शा तो ऐसे वैसे बना ही देता हूँ मैं। ठीक है। तो पूरा नक्शा दिख नहीं रहा होगा। चलिए, पहले थोड़ा सा नक्शा को पूरा दिखाया जाए। चलिए, इतने बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे आप लोग समझ लीजिएगा। नक्शा छोटा बनाएंगे तो वैसे थोड़ा कम है। ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ बैठा था, मगध की गद्दी पे बैठा था। ये मगध रहा। ठीक है। मगध, यहाँ पे काशी जीती चुके थे। ठीक है। अवंती यहाँ पे थी, अवंती को भी उन्होंने जीत ही लिया था। अवंती को यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अवंती को भी उसने जीत लिया था। यहाँ पांचाल था, उसको भी जीता था। यहाँ मथुरा था, इसे भी जीत लिया था। यहाँ समझ लीजिए जो ब्यास नदी थी ना, यहाँ से लेके और जितना यहाँ नीचे है वहाँ तक, पूरा नीचे तक किसका शासन हो गया था, नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद का। ठीक है। तो ये अवंती को जीत ही लिए थे वो लोग। फिर एक यहाँ पे एक हैहर होता शायद, हाँ है, यहाँ पे एक है नाम का था। है को ही क्या कहा जाता है, महेशमती। आपने वो देखी होगी, एक पिक्चर आई थी माहेशमती। ठीक है। बाहुबली, हाँ बाहुबली एक पिक्चर आई थी, वो माहेशमती जिसका नाम था, वही क्या है, उसे ही क्या पहले क्या कहा जाता था, है कहा जाता था। ठीक है। और यहीं पे एक बगल में एक नगर था, नांदेड़ नगर। ठीक है। नांदेड़ नगर में ही एक गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। ठीक है। उसे भी इन लोगों ने जीता था। ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे जो है, यहाँ तक तो शायद दिखाई दे ही रहा होगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक तो लाइन में आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है थोड़ा मोड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कलिंग है, वैसे कलिंग थोड़ा नीचे है। तो ये कलिंग में जो है क्या करवाता है, कलिंग में नहरों का निर्माण कराता है। नहरों का निर्माण सबसे पहले कौन करवाता है, यही है महापद्यनंद ही है। कहाँ पे कराता है, कलिंग में। ठीक है। और भी कुछ जानना है तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो कलिंग है, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक कलिंग तक उसका शासन था। यहाँ तक मान लीजिए तो कलिंग, यहाँ तक कलिंग में उसका शासन पूरा यहाँ तक था। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है, इधर लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ले लीजिए, तो ये पूरा शासन नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद ने, एक शूद्र वंश का आदमी जो है, इतना जो है, तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम मतलब ये नहीं मायने रखता था कि वो शूद्र है या क्षत्रिय है या वैश्य है या ब्राह्मण है। ठीक है। वो मायने रखता था उस समय ये कि कौन कितना काबिल है। ठीक है। अब भी वही मायने रखता है कि कौन कितना काबिल है।
अब क्या है कि आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी काबिलियत देखी जाती है। जो जितना काबिल होता है वो जितनी मेहनत करके जाता है वो उसका उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है, लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसे देखा करिए, मैं भी देखता हूँ, रोज़ ही देखता हूँ। आप लोग भी एक बार मैं जो बता रहा हूँ वो तो आपको एकदम 100% पढ़ना, वो पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स बनाना ही बनाना है। और अगर थोड़ा मोड़ा आपको टाइम मिले तो आप जो है प्राचीन भारत की किताब ले लीजिएगा, उसको भी देखते रहिए थोड़ा थोड़ा साथ में, क्योंकि जब भी आप मेंस में देंगे तो ये तो बहुत काम आएगा ही, लेकिन उसके साथ जो है आपका बुक्स भी काम थोड़ा मोड़ा तो आना ही है, क्योंकि बुक से ही सभी पढ़ाते हैं। थोड़ा ये है कि बुक्स में कई बुक्स के निचोड़ होता है जो ये बताया जाता है, और वैसे बुक्स में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ में बहुत लोगों को कम आता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग नक्शा देख लीजिएगा। यहाँ पे एक मिथिला भी था, मिथिला को भी उसका शासन था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए इतनी दूर में पूरा उसका शासन था। मैं मिटा रहा हूँ, फिर आगे बताया जाएगा इसके बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख है, एक है हाथी गुम्फा अभिलेख में ये मिला है कि जो महापद्मनंद है वो एक जिनसेन की मूर्ति, जिनसेन मतलब पारसनाथ की मूर्ति, जिनसेन उन्हें कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर किसे कहा जाता है? प्रथम तीर्थंकर जिनसेन किसे कहा जाता है? तो प्रथम तीर्थंकर पारसनाथ जी को कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये भी थोड़ा सा। और अब समझ लीजिए जब मूर्ति मिली है तो मूर्ति अगर जहाँ भी मिलती है ये समझ लीजिए वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। ठीक है, ये जान लीजिएगा आप लोग भी। तो लिख लीजिएगा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में गुम्फा अभिलेख से जैन मूर्ति की पूजा का प्रमाण मिला है। प्रमाण मिला है या मिलता है। ठीक है, महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर वहाँ से जिनसेन की मूर्ति, जिनसेन मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा पारसनाथ, जिनसेन की मूर्ति ले आया, कहाँ पे? मगध में। ठीक है, और इससे पहले मैंने बता दिया है कलिंग में उसने नहरों का निर्माण कराया। प्रथम जो है पहली बार जो नहरों का निर्माण कहाँ मिलता है? तो इसी में मिलता है। कौन करवाता है? महापद्मनंद ने। वो कहाँ करवाता है? तो कलिंग में करवाता है। ठीक है, कलिंग से नहरों का निर्माण, कलिंग से नहीं, कलिंग में लिखिएगा, कलिंग में नहरों का निर्माण। ठीक है, नहरों का निर्माण भी करता है। और महापद्मनंद का जो मंत्री था, महापद्मनंद का मंत्री जो था वो कल्पक था। क्या नाम था? कल्पक। एक मिनट रुक जाइएगा। और एक साम्राज्यवादी मंत्री था। साम्राज्यवादी का मतलब समझ रहे हो? जैसे हमारे चाणक्य जी थे, अभी इसके बाद बताऊंगा, जब मौर्य वंश पे बताऊंगा तब।
किसकी तरह था, तो ये कौटिल्य की तरह ही था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और इनका जो अंतिम शासक था नंदवंश का, पद्मनंद का जो अंतिम शासक था, लिख लीजिएगा, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद। और घनानंद की हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें भी इनके 10 पुत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, महापद्मनंद के 10 पुत्रों का वर्णन इसी में किया गया है। प्रथम साम्राज्य का जो उदय होता है तो नंदवंश से ही होता है। ठीक है, वो जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ये बताइए, प्रथम साम्राज्य निर्माण करने वाला प्रथम साम्राज्य निर्माण करने वाला वंश कौन सा है? तो नंदवंश है। ठीक है, पहली बार जो है साम्राज्य का निर्माण कौन करता है? तो ये नंदवंश करता है। प्रथम साम्राज्य निर्माण करने वाला वंश नंदवंश था। ठीक है, इतना आ गया होगा। और ये जो है ये ब्राह्मण विरोधी था। ठीक है, ब्राह्मण विरोधी लिख लीजिएगा, ब्राह्मण विरोधी था। ठीक है, महापद्मनंद ब्राह्मण विरोधी था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनके 10 पुत्रों की चर्चा जो है की गई है। ठीक है, तो इनके 10 पुत्रों का नाम जानना चाहिए तो आप लोग लिख लीजिएगा, उग्रसेन, पांडुगति, भूताल, सटकाल, बोभिसांग, वैवर्त, दास और घनानंद। ठीक है, इनके जो हैं 10 पुत्र वही हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना चाहिए तो लिख भी सकते हैं आप लोग। अंतिम शासक याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अभी घनानंद की चर्चा हम आगे भी करेंगे, इसे मिटा दें, थोड़ा सा घनानंद के बारे में बता दिया जाए, और उसके बाद तो आगे भी घनानंद के बारे में ही बताया जाएगा। जब हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताया जाएगा। घनानंद, ये नंदवंश का अंतिम शासक है। ठीक है, तो घनानंद को जो है अग्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्रमीज कहा गया है। ठीक है, और इसका मंत्री जो कौन था? इसका मंत्री जो भी सकताल था। ठीक है, और सेनापति इसका जो था वो भी जान लीजिएगा, सेनापति भद्रसाल था, भद्रसाल। ये जो है वाट माप का मानकीकरण इसी समय हुआ था। वाट माप का मानकीकरण इसी के समय हुआ। आहत मुद्रा के बारे में बताया जाएगा। आहत मुद्रा का मानकीकरण भी उसी के समय हुआ। ठीक है, और इसके बाद आता है नंदवंश के बाद आएगा मौर्य वंश, और मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, यही समझ लीजिएगा, यहीं से जो है एकदम इतिहास जो है एकदम मज़ेदार हो जाएगी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से ही क्या है? अखंड भारत का निर्माण होता है मौर्य वंश में। ठीक है, तो अखंड भारत के बारे में जानना है, और ये भी जानना है कि इस समय जो है बहुत कुछ जो है बदलाव हुआ, बहुत कुछ विस्तार हुआ, एकदम बहुत ही समझ लीजिए अखंड भारत मतलब बहुत दूर दूर तक, जैसे पूरा एकदम इधर गांधार हो गया। ठीक है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है,
वहाँ एकदम मिस्र तक एकदम टच कर गए ये सब, ठीक है। और इधर एकदम नीचे कलिंग वलिंग एकदम भारत के नीचे तक एकदम अब समझ लीजिए कि श्रीलंका वलंका अशोक के समय जो है उनके पुत्र जो है गए थे बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बौद्ध धर्म का भी इतना हुआ, जैसे चीन उन में भी बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो मतलब कैसे चल रहा है, कारण समझ रहे हैं कि यही सब हर चीज़ भारत से ही शुरू हुई है, भारत से शुरू होकर हर जगह जो है बढ़ती चली गई, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इतनी दूर तक जो है इन लोगों ने जो है विस्तार कर दिया कि आज जो है हर लोग अपना रहे हैं, ठीक है। लेकिन सभी पहले क्या थे, सनातनी ही थे, ठीक है। तो इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम कल फिर मिलेंगे, कल में हम आपसे एक पॉलिटी की क्लास में भी मिलेंगे और जो है हिस्ट्री के क्लास में तो मिल ही रहे हैं आप लोगों से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग भाई देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़ने पे फोकस करिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, ठीक है। मैं ये चाहता हूं जितने आप इस टाइम समय पसीना बहाएंगे ना, आगे जब साल 2 साल में जब एक तो एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो उतने आपको फिर अच्छा लगेगा, यार हमने पढ़ाई की थी और वो आज हमें जो है इस जगह तक ले आई कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।